लगातार प्रदर्शन चल ही रहे थे। सुपर पावर होने का दम भरने वाला चीन अपने ही घर यानी हांगकांग में विरोध को शांत करने के लिए जूझता रहा। वहीं ताइवान पर हमले की बार बार धमकी देता रहा। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना पर उसके खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया तो उसे गाली गलौज देने पर उतर आया। इन सब से जब जी नहीं भरा तो उसने लद्दाख में सीमा विवाद के बहाने 4 जगहों पर घुसपैठ की हिमाकत कर दी। हिंद प्रशांत से लेकर दक्षिण एशिया तक चीन की दबंगई ने कई देशों को उसका दुश्मन बना दिया। इस दौरान कोरोना से तबाही झेल रहा अमेरिका चीन के खिलाफ नए सहयोगी तलाश रहा था। उसने कभी हांगकांग पर क्रूरता के लिए चीन को घेरा तो कभी ताइवान को अपना खुला समर्थन दिया। इस कड़ी में उसने भारत चीन तनातनी को लेकर भारत के समर्थन में बयान दिया। हमने देखा है कि आज भी चीन अपनी फौज को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के उत्तरी हिस्से में बढ़ा रहा है। इस तरह के काम निरंकुश सरकारें अपने असल प्रभाव को बनाए रखने के लिए करती हैं। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है। इसके बावजूद वो चीन के खिलाफ बन रहे किसी भी गुट के साथ नहीं है, लेकिन अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए उसने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए ताज़ा समझौते के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज और फाइटर जेट एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही ये जहाज जरूरत पड़ने पर ईंधन भी ले सकेंगे। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित अपने नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने की सुविधा ऑस्ट्रेलिया को देगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास स्थित अपने कोकोस द्वीप समूह पर स्थित नेवल बेस को भारत के लिए खोल देगा। इससे दोनों देशों की नौसेना हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट और आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रख सकेगी। दरअसल हिंद प्रशांत के क्षेत्र से चीन का 60% कारोबार होता है। समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई के नाम पर उसने इन इलाकों में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। उसका मकसद दूसरे देशों पर दबदबा कायम करने का है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का समझौता इस दबदबे पर लगाम लगा देगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। चीन को बहुत पहले से ही इस बात का डर सता रहा है कि उसके खिलाफ गोलबंद होते देशों में भारत की भूमिका अहम होती जा रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जब से मोदी दूसरी बार सत्ता में आए हैं, भारत का चीन को लेकर रवैया बदल गया है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ अपना गठजोड़ मजबूत कर रहा है। आज तक ब्यूरो। भारत और अमेरिका के बीच जो नई दोस्ती और प्रगाढ़ दोस्ती नजर आ रही है वो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप से सीधी उनकी लड़ाई चलती है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि G7 में भारत को शामिल होना चाहिए। अब जिनपिंग चाहते हैं कि भारत G7 के लिए इनकार कर दे। भारत चीन की बातचीत से पहले इन दो महाबलियों के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत ने पूरा समीकरण बदल दिया। चीन खुद को हाशिए पर खड़ा महसूस करने लगा और उसके सुर अचानक नरम पड़ गए। चीन बातचीत से मामला सुलझाने की बात करने लगा। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब मोदी ट्रंप के बीच बातचीत का सवाल उठाया गया तो उसका जवाब कुछ इस तरह आया। भारत चीन सरहद पर हालात स्थिर हैं और काबू में हैं। दोनों देशों के पास सीमा से संबंधित बातचीत का पूरा तंत्र है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे सुलझाने में सक्षम हैं। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया एक दूसरे से फोन पर रूबरू हुए। इससे कोरोना वाले चीन की हालत बिगड़ने लगी। दोनों नेताओं के बीच फोन पर करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत में दूसरे कई कूटनीतिक और मानवीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चीन में खलबली मच गई। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक में शिरकत करने का न्योता दे दिया। बैठक इसी साल अमेरिका में होनी है। यही नहीं, ट्रंप ने G7 का विस्तार कर भारत को उसके एक सदस्य का स्थान देने का प्रस्ताव भी रख दिया। कोरोना समेत विश्व के बड़े मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने समूहों में फेरबदल पर सकारात्मक रुख दिखाया। अब चीन की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि उसने गीदड़ भभकी देने के लिए अपने सरकारी मीडिया को आगे कर दिया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने G7 में विस्तार का हवाला देते हुए लिखा, अगर भारत जल्दबाजी में उस छोटे समूह में शामिल होता है जो चीन को काल्पनिक दुश्मन मानता है तो चीन भारत के संबंध बिगड़ेंगे। ये भारत के हित में नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने यह लेख मोदी ट्रंप की पिछले साल ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट की तस्वीर के साथ छापा। लेख का शीर्षक कह रहा है कि भारत G7 विस्तार में तड़का लगाकर आग से खेल रहा है। दरअसल इस धमकी में चीन की बौखलाहट और उसकी असुरक्षा दिखाई देती है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने
G20 की अहमियत को खत्म करने के लिए ये दांव चला है, जिसका सदस्य चीन भी है। अमेरिका चाहता है कि G7 में भारत के अलावा रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हों। लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत सिर्फ G7 की बैठक तक सीमित नहीं रही। असल मुद्दा तो चीन का उठाया विवाद है, जो पूर्वी लद्दाख में बीते 1 महीने से चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता, लेकिन लद्दाख में चीन की दादागिरी भी चलने नहीं देगा। भारत में स्वयं इस प्रकार का एक मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले से ही डेवलप कर रखा है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भारत और चाइना के बीच खड़ी होती है तो उसे मिलिट्री डायलॉग और डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम उसको रिजॉल्व करते हैं। भारत के रुख से साफ है कि वो चीन से अपने सीमा विवाद को अपने दम पर हल कर लेगा, लेकिन अमेरिका के खुले समर्थन से चीन पर दबाव बढ़ गया है। अब नजरें भारत चीन के बीच अब तक की सबसे बड़ी बातचीत पर टिक गई हैं। इस बातचीत के सकारात्मक नतीजों का इंतजार है। गीता मोहन और श्वेता सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। जिस दिन से चीन की तरफ से अतिक्रमण की कोशिशें शुरू हुई, उस दिन से भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूरी रखी। दरअसल चीन के सामने बहुत जरूरी होता है कि जितने सैनिक वो लगा रहा है, आप उससे अधिक लगाइए। लद्दाख में भारत ने ऐसा किया, वहां पर बोफोर्स भी लगा दी। इसके साथ ही चीन से लगती हुई जितनी भी सीमाएं हैं पूर्वोत्तर तक, वहां तक भारत ने अपनी तैनाती दुरुस्त रखी है। लद्दाख में 155 mm होवित्जर तोप की तैनाती ये बताने के लिए काफी है कि सरहद की रक्षा के लिए हिंदुस्तान किस कदर कमर कसकर तैयार है। लद्दाख में पिछले 1 महीने से जैसी स्थिति बनी है, उसके बाद सेना किसी भी किस्म का जोखिम उठाना नहीं चाहती। इसलिए उसने जम्मू और कश्मीर में चीन से सटे हर इलाके में सैनिक तैनाती बढ़ा दी है। और बातचीत में जो भी हम करें, उसके जो निर्णय निकले और उसके ऊपर हमने अमल करना चाहिए। हॉटलाइन दोनों देश के बीच में है, लेकिन इस तरह के जब वारदातें होती हैं, हॉटलाइन पे बातचीत करने की काबिलियत होनी चाहिए। लद्दाख में चीन की गुस्ताखियों का जवाब भारत अपनी सैनिक तैनाती से दे रहा है। लद्दाख के डेप्संग और चूमर में भी फौजी टुकड़ियां जमा हो गई हैं। इससे आगे बढ़े तो दूसरे कई इलाकों में भी सैनिक गतिविधियां तेज हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच उत्तरी सिक्किम के नाकुला में लद्दाख से भी पहले भिड़ंत हुई थी। इसके बाद से ही भारत ने सरहद पर सेना बढ़ा दी। जहां उत्तराखंड के बरहोटी में सेना लगाई गई है, वहीं अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तरी सिक्किम तक जवान मुस्तैद हो चुके हैं। काफी अच्छे तरीके से अभी बॉर्डर रोड्स पे काम हो रहा है। काफी न्यायिक रूप से फोर्स स्ट्रक्चरिंग हो रही है, एक्विजिशंस हो रही हैं, एक्विजिशंस हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-10 साल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी हम इस LAC के गेम में तकरीबन 3 दशक पीछे थे। एंड अभी अगले 4-5 साल में जो हमने काम किया है, मुझे लगता है कि अगले 10-12 साल में हमारी कैपेबिलिटी इतनी हो जाएगी कि चाइना LAC के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन के बारे में उस समय नहीं सोचेगा। एकाएक गलवान नाले और पेंगोंगसो में चीन की सेना ने आकर भारत को कुछ समय के लिए बैकफुट पर तो कर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने न केवल यहाँ मोर्चा संभाल लिया है, बल्कि डेप्सांग हो, चुमार हो या उत्तराखंड में बाराहोटी हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हर इलाके में भारतीय सेना ने कमर कस ली है। भारत चीन के साथ शांति चाहता है, लेकिन शांति दबकर नहीं, बल्कि सम्मान से। चीन के खतरनाक खेल को देखते हुए भारत ने उन जगहों पर अपनी टीम लगाई जहां 1962 के युद्ध के निशान हैं। उन्हीं में से है उत्तराखंड का नेलांग घाटी, जहां हमारे संवाददाता मंजीत नेगी पहुंचे। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली हरसिल सरहद के नजदीक मौजूद हैं। उत्तरकाशी से हरसिल की दूरी 70 किलोमीटर है। इस वक्त हम हरसिल से 30 किलोमीटर पहले मौजूद हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है जो सड़क आगे सरहद की तरफ जाती है। यहाँ से नेलांग घाटी की तरफ बढ़ने के दौरान रास्ते में सड़क बनाने का काम तेजी से चलता नजर आया। वहीं सेना के ट्रक और ITBP की बसों में सरहदी इलाकों की ओर जाते जवान नजर आए। इस इलाके में चीन ने अब तक कोई हरकत नहीं की है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये हरसिल कस्बा है। यहाँ से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलोंग घाटी है, जहाँ पर आखिरी गांव जादोंग है, जो कि 1962 की लड़ाई के बाद वहाँ के लोग माइग्रेट करके बगोरी गाँव में पहुंचे हैं और आज यहाँ पर एक विशेष पूजा होनी थी। यहाँ सेना और ITBP की मौजूदगी है। इन इलाकों में अब भी 1962 युद्ध के समय बने पुल मौजूद हैं, लेकिन सेना के भारी भरकम टैंकों और तोपों को ले जाने के लिए मजबूत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इन इलाकों में 1962 के युद्ध के निशान जगह जगह पर मौजूद हैं। आज भी वो बंकर देखे जा सकते हैं जिन्हें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए बनाया था।
इस इलाके में भारत चीन की तैयारियों की बात करें तो चीन ने अपने इलाके के थोलिंग मठ और सारंग में हवाई पट्टी बनाई है, जहां उसके लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है। भारत चीन की सरहद से महज 50 किलोमीटर दूर नेलांग घाटी का ये इलाका समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस दुर्गम इलाके में इतनी ऊंचाई पर 1985 में बना ये लंका ब्रिज सरहद पर डटे जवानों के लिए बेहद अहम है। नेलांग घाटी में मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। कहते हैं कि जब भी मुश्किल हालात हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, तो अपने कमांडरों से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन चीन तो यहाँ पर तबादलों की झड़ी लगाकर खड़ा है। किस तरीके से उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग कमान सौंपे हैं, ये भी देखिए, क्योंकि चीन ऐसा क्यों कर रहा है उसमें उसकी छटपटाहट भी है। लद्दाख में भारत चीन की तनातनी के बीच चीनी सेना में बड़ा फेरबदल हुआ है। चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए सेना का नया कमांडर नियुक्त किया है। ये बदलाव तब हुआ है जब भारत चीन के बीच लद्दाख में झगड़े को सुलझाने के लिए बातचीत होने वाली है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपने पूर्वी कमान की देखरेख करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी को पश्चिमी कमान की जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिमी कमान की देखरेख में ही भारत से लगने वाली सरहद आती है। चीन की सेना पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ लगने वाली 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी की सुरक्षा करती है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।